इसको याद कर लीजिए, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा एंटीजन होगा, एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी होगा। जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही हमारा एंटीजन होगा। अभी याद कर लो, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है, एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए, लेकिन एंटीजन के उल्टा कौन है? एंटीबॉडी। एंटीजन के उल्टा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी, ठीक है। मतलब ब्लड ग्रुप और एंटीजन क्या हैं? भाई भाई, एक जैसी नकल कर रहे हैं, जुड़वा समझ लो। तो ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन भी क्या होगा? बी, लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी, तो एंटीजन ए होगा और बी भी होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो एंटीजन कोई भी नहीं होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी हमारी? ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। अच्छे से इसको समझ लो, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी। तो इन दोनों को याद कर लो। वीडियो को रोक करके अगर इसकी फ़ोटो लेनी हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? एंटीजन और ऑन आरबीसी, एंटीजन ऑन आरबीसी। ये तो समझ गए होंगे ना कि आरबीसी की सतह पर क्या है? मतलब आरबीसी पर एंटीजन है। ये आरबीसी है और ये क्या बनाए मैंने? एंटीजन बनाए हैं, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए, मतलब ब्लड ग्रुप और एंटीजन एक जैसे होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा। तो ये देखिए ब्लड ग्रुप ए है आरबीसी में, और ये एंटीजन चिपका दिए मैंने। अगर यहाँ ब्लड ग्रुप क्या है हमारा? बी, तो एंटीजन भी क्या होगा? बी। तो देखिए ये आरबीसी की सतह पर इस तरह से एंटीजन चिपके हैं। अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए आप लोग इसे याद करिए, ये क्या है हमारी? आरबीसी। ये क्या है? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। अभी याद करो कि आरबीसी की मैंने ये लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये जो मैं बोल रही हूँ पूरा एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखा है, तो आप लोग सुनिए ध्यान से और अपनी कॉपी में नोट करिए। आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं? एंटीजन। जैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा, मतलब जैसा ब्लड ग्रुप है वैसे ही एंटीजन होगा। बोलिए मेरे साथ, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही एंटीजन होगा, जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसे ही एंटीजन होगा। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजन। एंटीजन को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिजन कहते हैं। और एंटीजन भी हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन इंग्लिश वर्ड है, हम लोग हिंदी में ही इसको एंटीजन ऐसे करके लिख देते हैं। देखिए एंटीजन कहाँ होते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी कहाँ होती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब आरबीसी और प्लाज्मा याद करिए। आरबीसी कहाँ थी? आरबीसी किसके पार्ट हैं? ये फॉर्म्ड एलिमेंट के, ठीक है, संगठित संरचनाएं जो थी उसके पार्ट हैं। और प्लाज्मा कहाँ था? ये प्लाज्मा किसका प्रकार है? ये ब्लड का प्रकार है। ब्लड के कितना प्रकार का होता है? 2, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। तो देखिए ये हमारी आरबीसी, ये क्या है हमारी? आरबीसी। ये क्या है हमारा? पूरा प्लाज्मा, मतलब ये पूरा ब्लड है। ये क्या है हमारा? पूरा ब्लड। तो इस ब्लड में क्या क्या है? ये प्लाज्मा है। मैंने कह दिया कि ये क्या है हमारा? प्लाज्मा। और ये क्या है हमारी? आरबीसी। तो आरबीसी की सतह, सतह मतलब ये सरफेस, जैसे ये किताब है, किताब के ऊपर, मतलब ये किताब है, मतलब ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर मैंने पेंसिल रख दी, तो हम क्या कहेंगे? कॉपी की सतह पर पेंसिल रखी है। तो ऐसे ही आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। ये हैं एंटीजन। आरबीसी की सतह में एंटीजन होते हैं। और ये मैंने ये जो ऐसे करके बनाए, ये है पानी जैसा प्लाज्मा। ये क्या है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में क्या होती है? एंटीबॉडी। क्या पाई जाती हैं? एंटीबॉडी पाई जाती हैं। प्लाज्मा में है एंटीबॉडी और आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं? एंटीजन। जैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा, याद कर लीजिए, जैसा हमारा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही हम लोग का क्या होगा? एंटीजन हम लोग लेते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा तो एंटीजन हम लोग क्या लेंगे? ए लेंगे।
अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, अब याद कर लीजिए एंटीजन का उल्टा हम लोग को क्या लेना है, एंटीबॉडी। जैसा एंटीजन होगा उसका उल्टा एंटीबॉडी लेनी है। जैसा एंटीजन है इसका उल्टा क्या लेना है, हमें एंटीबॉडी लेना है। एंटीबॉडी को क्या करेंगे, हम लोग लेंगे। मतलब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए। और अगर ब्लड ग्रुप हमारा है ए बी, ब्लड ग्रुप कैसा है हमारा, ए बी, ए बी तो एंटीजन कैसा होगा, ए बी, ए और बी। लेकिन एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी, नील होगी, कोई नहीं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ तो एंटीजन कुछ नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, ए और बी। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और बी भी होगा। ए और बी देखिए मैंने दोनों दिखाया है, एक मैंने दिखाया है ब्लू कलर से, एक दिखाया है मैंने ब्लैक कलर से। तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कितने हो गए, ए और बी दोनों होंगे। आप लोग इससे समझ लीजिए, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म लिख दिया एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए और बी होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं, नील, मतलब कुछ नहीं। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन क्या होगा, नील, मतलब कुछ नहीं, लेकिन एंटीबॉडी कितनी होगी, ए और बी होगी। अब आप लोग इसमें समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, चाहे वो ओ हो तो ओ वाले को देगा, ए बी, ए और बी इन सबको दे सकता है, डोनेट कर सकता है। इसलिए हम लोग इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी चीज़ मतलब सभी लोगों से ले सकता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखिए यहाँ से आप लोग समझिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला ए को तो देगा, अब देखिए इससे समझिए अगर ब्लड ग्रुप ए है हमारा तो ए वाले को कौन कौन दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को ए दे सकता है, साथ में ओ वाला भी ए को दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसको कौन कौन दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाला बी को देगा, लेकिन साथ में ओ भी सबको देगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसको, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उससे तो लेगा, साथ में इसके साथ ए है तो ए वाले से भी लेगा, बी है तो बी वाले से भी लेगा, साथ में ओ वाले से लेता। मतलब ये ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही, सबसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोला था, ए बी को सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ठीक है, ओ जो होता है इसमें ये केवल ओ वाले से ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो केवल ओ वाले से ही ले सकता है। तो याद कर लीजिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड ग्रुप जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जब हम लोग आर एच एंटीजन पढ़ेंगे तो देखेंगे ब्लड ग्रुप जो होते हैं आर एच एंटीजन के आधार पर 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। उसमें देखेंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि सीरम क्या होता है। सो व्हाट इज सीरम, सीरम क्या होता है। देखिए ये ब्लड है, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी, प्लाज्मा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ है, प्लेटलेट्स भी हैं। तो जब इस ब्लड का क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं अपकेंद्रण, एक मशीन से क्या करते हैं इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो आरबीसी सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है एक्चुअली कि जो भारी चीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हल्की चीज़ ऊपर रह जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जब इस ब्लड का, तो इसमें आरबीसी हो गई, प्रोटीन,
ठीक है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी नीचे बैठ गई। फाइब्रिनोजन का काम क्या था, ये क्या करती थी, ब्लड को जमाने का काम करती थी। तो याद कर लीजिए कि सीरम कैसे बनता है, जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं। इफ़ आई रिमूव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा दैट इज़ कॉल्ड एज सीरम। ठीक है, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं तो क्या बनता है, हमारा सीरम बनता है। ब्लड में क्या था, प्लाज्मा भी था, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ थे, लेकिन हमने फाइब्रिनोजन हटाई। तो फाइब्रिनोजन किस में थी, हमारी प्लाज्मा में थी, मतलब प्लाज्मा से हमने फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया। और ये क्या थी, हमारी रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन, दैट इज़ क्लॉटिंग प्रोटीन। फाइब्रिनोजन को हटाया प्लाज्मा से, तो ये जो द्रव बचा है इसे हम लोग कहते हैं सीरम। देखिए अभी जो बताया था ये वही है। आरबीसी की झिल्ली पर, मतलब आरबीसी सतह पर क्या होते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, और बाहर मतलब प्लाज्मा में क्या होते हैं, एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी की झिल्ली पर, मतलब आरबीसी सतह पर, एंटीबॉडी कहाँ होती हैं, प्लाज्मा में होते हैं। ए वाला किससे ले सकता है, ओ वाले से ले सकता है। ए वाला और किसको दे सकता है, ए बी वाले को देगा। क्यों देगा, क्योंकि इस ए बी में क्या है, ए है। ए बी वाला किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, क्योंकि इसमें बी है। और साथ में ओ वाले से भी ले सकता है, इसलिए ओ वाला देखिए सबको दे रहा, ओ ए को भी दे रहा, ए बी को दे रहा, बी को भी दे रहा, तो क्या सर्वदाता, ए बी क्या सर्वग्राही, इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर एच एंटीजन क्या होते हैं, व्हाट इज़ आर एच एंटीजन, जिससे हम लोग पता करते हैं कि वो नेगेटिव पॉजिटिव ये सब, ठीक है। सो आर एच एंटीजन क्या है, व्हाट इज़ आर एच एंटीजन। आर एच एंटीजन को रीसस लिखा, RHESUS। रीसस एक मंकी था, हिंदी में इसको हम लोग लिखते हैं रहीसस, ठीक है। आर एच एंटीजन को रहीसस नाम के बंदर में देखा गया था, रहीसस मंकी में देखा गया था, इसलिए इस एंटीजन को हम लोगों ने आर एच एंटीजन नाम दिया। जिस भी व्यक्ति में ये आर एच एंटीजन अगर पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर एच पॉजिटिव कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनमें आर एच एंटीजन नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं आर एच नेगेटिव पर्सन, ठीक है। तो आर एच एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप जो होते हैं टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, मतलब 8 प्रकार के होते हैं। आर एच एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब इसमें आर एच एंटीजन है। ए नेगेटिव का मतलब आर एच एंटीजन नहीं है। बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, मतलब इसमें आर एच एंटीजन है इसलिए पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आर एच एंटीजन नहीं है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ऐसे पर्सन जिनमें आर एच एंटीजन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें आर एच एंटीजन नहीं होते हैं वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हम लोग इससे समझते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप ए प्लस। प्लस कैसे हो गया, ए प्लस कैसे आया, ये हमारी थी आरबीसी। आरबीसी में ये ब्लू कलर के मैंने जो बनाए छोटे छोटे राउंड, ये हमारे एंटीजन। आरबीसी में क्या है, एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन सा होगा, ए एंटीजन वाला, बताया था ना मैंने अभी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, मतलब जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कैसा है, ए है। अब ये पॉजिटिव कैसे हो गया, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आर एच एंटीजन पाए जा रहे हैं। मतलब ए ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या है, ये हमारे हैं कोन शेप में, ऐसे मैंने बनाए होते नहीं, मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया ऐसे, ठीक है। ये क्या है, हमारे एंटीजन, आर एच एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप में क्या है, आर एच एंटीजन है, तो ये कैसा होगा, ए पॉजिटिव। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, ब्लड ग्रुप ए था तो एंटीजन भी ए है। अब ए पॉजिटिव कैसे बनाए, क्या है पॉजिटिव के लिए, एंटीजन होना चाहिए। तो इस ब्लड ग्रुप ए के ऊपर क्या है, हमारे आर एच एंटीजन उपस्थित हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप कैसा है, ये हमारा ए पॉजिटिव है। अब इस वाले ब्लड ग्रुप में देखिए ये नेगेटिव क्यों है, ब्लड ग्रुप हमारा ए है तो एंटीजन भी कैसा होगा, ए होगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। कौन सा एंटीजन नहीं है, आर एच एंटीजन नहीं है। ए नेगेटिव वाले ग्रुप में आर एच एंटीजन नहीं है, मतलब ए ब्लड ग्रुप में आर एच एंटीजन नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप कैसा है, ए नेगेटिव। इस वाले ब्लड ग्रुप में
एंटीजन RH एंटीजन था इसलिए ए पॉजिटिव था, इसमें RH एंटीजन नहीं है जिसकी वजह से ये ए नेगेटिव है। वीडियो को रोक करके आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। हम लोग चलते हैं अब न्यू टॉपिक पर। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। जब हमें इंजरी होती है, चोट लग जाती है, तो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। जो हमें चोट लगती है, ब्लड निकलेगा, निकलने के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, तो इसके लिए कुछ कारण हैं, वो हम लोग को देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या होती है, कौन सी प्रोटीन है जिस ब्लड को क्लॉट कर देती है, रक्त का थक्का जमा देती हैं। हमारे ब्लड में देखिए क्या होता है, एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। हमारे ब्लड में एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल देता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो बनी है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देती है। जो चोट लगती है, बाद में जो जाले बन जाते हैं, मतलब जो फाइबर बनते हैं, जाल बनता है, ये जाल किसका होता है, फाइब्रिन का होता है। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है। और जो थक्के जमते हैं उसमें जो जाल दिखाई देता है, ये जाल किसका होता है, फाइब्रिन का होता है। ये सभी प्रोटीन ये कैसी पाई जाती हैं, अक्री फॉर्म में होती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। अभी मैंने बताया था, अगर आप लोग शांति से बैठे हैं, अगर लड़ाई होने लगी तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम एक्टिव हो जाएंगे। पहले कैसे थे, आराम से बैठे थे, लड़ाई होने लगी तो एकदम से क्या हो गए, एक दूसरे को बचाने लगे, एकदम एक्टिव हो गए। तो ऐसे ही जब हमें मतलब जो हमें चोट लगी नहीं तो आराम से ये पड़े हैं, इनएक्टिव फॉर्म में अक्री पड़े। जैसे चोट लगी तो ये सक्रिय हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, ब्लड को जमा देते हैं। तो ये देखिए, जो जाल बने हैं, जो धागे दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, हमारे फाइब्रिन के धागे हैं, जाल। हमारी बॉडी में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, यही जो मैंने बताया यही लिख दिया। ठीक है, हमारी बॉडी में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, मतलब हमारे ब्लड में क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये सभी कैसे होते हैं, निष्क्रिय रूप में पड़े होते हैं, इनएक्टिव पड़े हैं आराम से, जो कि थ्रोम्बिन प्रोटीन को फाइब्रिनोजन प्रोटीन में बदल देता है। ये फाइब्रिनोजन बाद में फाइब्रिन में बदल जाती है। अगर जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का होता है, एक हम लोग देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा देखेंगे बंद परिसंचरण तंत्र। खुले वाले को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्क में। आर्थ्रोपोडा मोलस्क हैं क्या, ये एनिमल किंगडम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जंतु जगत। तो जंतु जगत जो होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसी के पार्ट हैं ये आर्थ्रोपोडा मोलस्क का। पढ़ा होगा पोरीफेरा, सिलेंटेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। संघ, फाइलम कहते हैं इंग्लिश में, ये संघ इसी में है, ये आर्थ्रोपोडा मोलस्क का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो होता है सबसे बड़ा संघ होता है, और दूसरे नंबर पे मोलस्क का बड़ा संघ होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जंतु जगत में। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हार्ट द्वारा ब्लड को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान में इसको ले जाती हैं, इसे साइनस कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हार्ट जो होता है इस ब्लड को भेजता है एक नली के द्वारा। आप लोग को जैसे आपने मोटर चलाई, सपोज दैट आपने मोटर चलाई, ठीक है, मोटर से यहाँ पानी निकला, तो मैंने मान ली कि ये पाइप है, इस पाइप से पानी होकर गिरेगा एक बाल्टी में। कहाँ गिरेगा, बाल्टी में। तो बाल्टी को मान लो खाली जगह है, बाल्टी क्या है हमारी, खाली जगह। ये क्या है, मेरा हार्ट, और ये क्या है, नली। हार्ट ने क्या भेजा, ब्लड, तो इस ब्लड को कौन लेके जाएगा, ये नली, ये पाइप लेके जाएगी। इस पाइप को कहते हैं रक्तवाहिनी। ये जो ब्लड लेके जाएगी इसको क्या कहेंगे, रक्तवाहिनी। बाल्टी में डालेगी तो बाल्टी क्या है, बाल्टी में खाली जगह होती कि नहीं, तो इस खाली जगह को कहेंगे साइनस। क्या कहेंगे, साइनस। मतलब हार्ट ब्लड को रक्तवाहिनी के द्वारा एक खाली जगह में भेजता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनस, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे समझ में, हार्ट द्वारा ब्लड को रक्त वाहिकाओं, रक्त वाहिनी का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स
इंग्लिश में कहते हैं इसको। इसमें पंप किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, ठीक है। हार्ट द्वारा ब्लड को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रिक्त स्थान मतलब खाली जगह में खुलता है जाके। इस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं साइनस। क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। अब देखिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज बंद परिसंचरण तंत्र, हिंदी में इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई खाली जगह नहीं होती है, खाली जगह नहीं है। मतलब ये जो हार्ट है, हार्ट से निकल रही हैं ये नलियाँ, ये नली है, ये हार्ट है, ये नली है। हार्ट इस ब्लड को भेजेगा इस नली में, इस नली को कहते हैं रक्तवाहिनी। क्या कहेंगे? रक्तवाहिनी, इंग्लिश में ब्लड वेसल्स। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स। अब ये जो रक्त है इस ट्यूब में मतलब पाइप में होकर जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि बाल्टी में गिरेगा खाली जगह में ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैलेगा नहीं। इस रक्त वाहिनी से जो ब्लड निकलेगा, अब ये जाएगा एक बड़ी वाहिनी में, मतलब एक बड़ी सी ट्यूब में चला जाएगा। मतलब एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में जा रहा है, एक रक्त वाहिनी से दूसरी रक्त वाहिनी में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ये नहीं कि वो आराम से बाल्टी जैसे खाली जगह में पड़ा है, तो ऐसा नहीं होता उसमें। तो इसमें जो होता है, हार्ट द्वारा ब्लड को एक से दूसरी रक्त वाहिनी के जाल में भेजा जाता है। मतलब एक रक्त वाहिनी से दूसरी रक्त वाहिनी में इसको भेजा जाता है। रक्त वाहिनी मिलकर के एक जाल बनाती हैं, इन जाल को कहते हैं कैपिलरी। कई सारी रक्त वाहिनी आपस में मिलती हैं तो एक जाल बनाती हैं, इन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? कैपिलरी इंग्लिश में कहते हैं इसको। और ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो किस में होता है? एनेलिडा और कशेरुकी में होता है। एनेलिडा, कशेरुकी कहते हैं वर्टिब्रेड। एनेलिड और वर्टिब्रेड में इसको देखा गया था बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइलम मतलब पहला ऐसा कौन सा संघ है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र देखा गया था? तो याद कर लीजिए, फर्स्ट फाइलम वो है जिसका नाम है एनिलिड। फर्स्ट फाइलम कौन है? जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था। तो एनिलिड ऐसा फर्स्ट फाइलम है जिसमें ये बंद परिसंचरण तंत्र देखा गया था। ये सब दिया गया एनसीईआरटी में, तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए, ये जो मैंने बताया था खुला और बंद। खुले में क्या होता है? देखिए, ये जो बना लिया हार्ट, असली में ऐसा होता नहीं है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, और आप लोग भी इसी को ही हार्ट मानते होंगे, बट ये ऐसा होता नहीं हार्ट, ठीक है। हार्ट ने क्या किया? इस ब्लड को भेज दिया, यहाँ पे ब्लड ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आ गया। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? खाली सी जगह में गया। इस खाली जगह क्या बोलते हैं? साइनस। ये क्या है? रक्तवाहिनी। ये है रक्तवाहिनी। हार्ट ने इस ब्लड को भेजा और एक खाली जगह में आके इकट्ठा हो गया। इस खाली जगह क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं। ऐसे ही बंद में गया था, ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड भेजा, कहाँ गया? बड़ी सी रक्तवाहिनी में चला गया। इस रक्तवाहिनी को कहते हैं, ये जो जाल ऐसी बना रही है इसे कहते हैं कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से गया, ये ऐसे करके क्या कर रही हैं? एक गुच्छे में दे रही हैं। मतलब ये ब्लड क्या कर रही हैं? एक रक्तवाहिनी से दूसरी रक्तवाहिनी भेज रही हैं। ये हमारा है बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें ब्लड कहीं बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऐसा फर्स्ट फाइलम जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण तंत्र देखा गया था, इसका नाम क्या है? एनेलिडा। कौन है? एनेलिडा। ये हम लोग पढ़ते हैं कि मछलियाँ हो गई, सरीसृप हो गए, और जो उभयचर हो गए, बर्ड्स हो गए, मतलब पक्षी हो गए स्तनधारी, मगरमच्छ, इन सब में कैसा हार्ट होता है? मतलब हार्ट में कितने कक्ष होते हैं, कितने कमरे होते हैं? तो जो मछलियों में जो हार्ट होता है उसमें 2 कमरे होते हैं, मतलब जो 2 चैम्बर होते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उनमें कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? इसे कहते हैं इंग्लिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस का हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 कक्षीय हृदय। 2 कक्ष होते हैं, मतलब 2 कमरे होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 कमरे होते हैं। पहले कमरे का नाम अलिंद, दूसरे कमरे का नाम निलय। पहला अलिंद, दूसरा निलय। अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं एट्रिया, निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। मछलियों में कैसा हार्ट होता है? याद कर लो, 2 कक्षीय। इसमें एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। अलिंद को इंग्लिश में एट्रिया, निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। अलिंद और निलय। अलिंद को इंग्लिश में एट्रिया, निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। फिशेस में 2 कक्षीय हृदय होता है, मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसमें देखिए, यहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से निकला, यहाँ से बाहर गया, मतलब एक ही बार ब्लड जा रहा है, एक ही बार निकल रहा है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को कहते हैं परिसंचरण, और एक ही बार हो रहा है तो इसको कहेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। ये पूछा जाता है कि मछलियों में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? तो एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
मछलियों में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें 2 कक्षीय हृदय होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होते हैं। अब देखिए एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, मतलब उभयचर हो गए और जो सरीसृप हो गए। सरीसृप में आते हैं रेंगने वाले, जैसे छिपकली हो गई। एम्फीबियन में वो होते हैं जो जल स्थल दोनों में रह लेते हैं। एम्फी मतलब होता है दो, एम्फी मतलब क्या होता है दो, जो दोनों जगह रह लेते हैं। जैसे मेढक, मेढक क्या है हमारा एम्फीबियन, उभयचर में आता है, ठीक है। सरीसृप में रेंगने वाले आते हैं, जैसे छिपकली हो गई। बस क्रोकोडाइल को छोड़ के, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उभयचर और सरीसृप में कैसा हृदय पाया जाता है? उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। 2 अलिंद 1 निलय, 2 अलिंद 1 निलय होता है। अलिंद को इंग्लिश में एट्रिया, निलय को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। इसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, मतलब 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। अलिंद को एट्रिया, निलय को वेंट्रिकल। हिंदी इंग्लिश जिसको दोनों याद हो रही तो वो दोनों याद कर लो, अच्छा है, ठीक है। हो सके अगर आप लोग इंग्लिश नहीं याद हो रही फिर भी आप लोग इंग्लिश याद करो, नहीं याद हो रही लिख लो, अभी नहीं तो बाद में तो याद हो जाएगी, ठीक है। लिख लेना जरूर इंग्लिश में, क्योंकि आप लोग की जितनी पढ़ाई है फिर वो आप लोग इंग्लिश में ही करनी है, तो अभी से आदत डाल लीजिए। समझ लीजिए दायां बायां कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे समझिए। इस वाले हाथ में देखिए ये क्या बन रहा है मेरा डी, क्या बन रहा है डी, ऐसे ही तो बनता है डी, ऐसे ही तो आप लोग बनाते हैं डी। तो जिस हाथ में डी बनता है वो क्या है? दायां। जिस हाथ में डी बनता है वो क्या है? दायां। ये वाला हाथ देखिए, इसमें क्या बन रहा है? बी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस वाले हाथ में? ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग बी। तो जिस हाथ में बी बनता है वो वाला हाथ बायां, जिस हाथ में डी बनता है वो वाला हाथ दायां। ये दायां है और ये बायां, ठीक है। ये वाला है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। जिस तरह से आप लोग का जो हाथ है उसके जस्ट अपोजिट आप लोग को नेमिंग लिखनी है। अभी मैंने क्या बताया, ये वाला बायां है, बी बन रहा है, तो बाएं की जगह जब हम लोग चित्र बनाएंगे तो जस्ट उल्टा करो। ये वाला बायां है और ये दायां है, तो जब चित्र बनाएंगे तो उल्टा लिखना है। मतलब ये दायां है तो ये बायां, चित्र में उल्टा लिखेंगे हम लोग हार्ट वाले में, और जब किडनी बनाएंगे तो उसमें भी ऐसे करना है। ये दायां है और ये है बायां। अब इसमें देखिए यहाँ ब्लड आएगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद नीलाय में आ गया, इन दोनों अलिंद से आया ब्लड, आया गया, फिर कहाँ जाता है? नीलाय में टोटल इकट्ठा हो जाता है ब्लड। तो इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट है, ब्लड 2 बार आया है, तो इसलिए कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। जब ब्लड 2 बार आता है तो उसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। 1 बार आता है ब्लड तो उसको कहते हैं एकल परिसंचरण। इसमें 2 बार आया तो इसको कहेंगे दोहरा परिसंचरण। लेकिन ब्लड इसमें इकट्ठा हो जा रहा है तो ये क्या है? अधूरा है, इनकम्प्लीट है, तो इसको कहेंगे अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 कक्षीय हृदय 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं और क्रोकोडाइल, इनमें हमारा होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है, पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ। स्तनधारी क्या होते हैं? ये वर्ड आता है स्तनधारी। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे मतलब कोई भी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्तनधारी। जैसे ह्यूमन हो गए, ह्यूमन में फीमेल है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, तो वो क्या हैं? मैमल्स हैं, स्तनधारी, ठीक है। जितने भी ह्यूमन्स हो गए इनमें क्या आ जाए? मैमल्स में कौन आएगा? ह्यूमन। मनुष्य हो गए, इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। चिड़ियाँ हो गई, बर्ड्स जिसमें आती हैं, इनमें क्या होते हैं? 4 कक्षीय हृदय। मगरमच्छ, इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। 4 कक्षीय मतलब 4 इसमें कमरे होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। याद कर लीजिए, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। तो कितने कक्ष हैं इसमें? 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अब इसमें देखिए जब दाएं अलिंद में ब्लड आता है तो ये ब्लड देखिए, एरो समझिए जहाँ मैंने बनाया इसको, जब मैं पार्ट इसका सेकंड आएगा तो इसको और अच्छे से कम से कम 5-6 बार तो इस टॉपिक पे बार बार मैं मुझे इसको समझाना अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग उस वाले
पार्ट में आप लोग इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। दाएं अलिंद में अशुद्ध ब्लड आता है। अशुद्ध ब्लड मतलब कहाँ से आएगा, ये हमारे पूरे बॉडी से आएगा। दाएं ब्लड में अशुद्ध ब्लड आता है। अशुद्ध ब्लड में क्या होती है, CO2। अशुद्ध ब्लड में CO2। शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन। शुद्ध ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन। अशुद्ध ब्लड में क्या होगी, CO2। लिख लेना कहीं पर अपनी कॉपी में, कॉपी के सबसे ऊपर लिख लेना, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखना कि अशुद्ध ब्लड में क्या होती है, CO2 मिली होती है, शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन होती है। अब देखिए, अशुद्ध ब्लड आया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से ये जाता है दाएं निलय में, दाएं निलय से ये ब्लड जाता है लंग्स के पास। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास चला जाता है। लंग्स क्या करता है, इस ब्लड में जो CO2 थी वो CO2 बाहर निकालेगा, निकाल दी CO2 बाहर। और जो ऑक्सीजन जो होती है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आई, इस ऑक्सीजन को कहाँ मिला देता है, इस ब्लड में मिला देता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई तो ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध। कहाँ आएगा शुद्ध ब्लड, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से कहाँ जाता है, बाएं निलय में। बाएं निलय से कहाँ जाता है, हमारे पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड चला जाता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। देखिए, ये जो हार्ट वाला भी मैंने ये समझाया, ये छोटा नहीं है। इस टॉपिक पर ये बहुत बड़ा लेक्चर अभी होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। तो हार्ट से रिलेटेड बहुत कुछ अभी लेक्चर आने वाले, बहुत से टॉपिक बाकी हैं। सो आप लोग जुड़े रहिएगा। और अगर आप लोग को ये समझ में आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।